नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DGS वर्ल्ड 2.0 में। पॉलिटी क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की जो क्लास है वो प्रस्तावना का पार्ट 2 है। प्रस्तावना में कुछ चीज़ें पहले पार्ट में बताई जा चुकी हैं और कुछ चीज़ें जो बची हुई चीज़ें हैं वो आज इस क्लास में कंप्लीट कर देंगे। कल से दूसरे किसी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आज हमारी जो क्लास है प्रस्तावना उसमें कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए भैया, आपको प्रस्तावना से संबंधित कुछ फीचर के बारे में पहले ही बता दिया गया है। तो प्रस्तावना में जो बताया गया है उसके अनुसार प्रस्तावना में दिए गए शब्दों के अनुसार हमारे संविधान की जो प्रकृति तय होती है, जो संविधान की प्रकृति तय हो रही है, संविधान की प्रकृति कुछ इस तरीके से तय होती है। क्या क्या? जैसे लोकतंत्र, गणतंत्र, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, समाजवाद। ये प्रस्तावना के अनुसार जो चीजें बताई गई हैं उसके अनुसार हमारे संविधान की प्रकृति कैसी है, हमारा संविधान नेचर कैसा है। तो नेचर ये तय होता है, लोकतंत्र है हमारे यहाँ, गणतंत्र है, पंथ निरपेक्षता है, अखंडता है, समाजवाद है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें लोकतंत्र है। इसके कुछ विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। बहुत बार सवाल बनते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण लोकतंत्र का लक्षण है, लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें जान लीजिएगा। कई बार बढ़िया एग्जामों में, जैसे PCS जैसे एग्जामों में पूछा गया है कि सीमित सरकार का तात्पर्य क्या है, ठीक है, संवैधानिक सरकार का तात्पर्य क्या है। तो समझिएगा भैया, लोकतंत्र के कुछ लक्षण है, जैसे कि सीमित सरकार। सीमित सरकार का मतलब ये होता है ऐसी सरकार जो सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती हो, ऐसी सरकार जो संविधान को आधार बना के काम करे, कभी भी लीक से हटके काम न करे, कभी भी असंवैधानिक तरीका न अपनाए, संविधान में जो दायरा बना दिया गया उसे दायरे के अंदर रह करके काम करे। तो ऐसी सरकारों को बोलते हैं सीमित सरकार। और अगर अपने देश की सरकार पर हम उंगली उठा पा रहे हैं, अगर उनकी किसी कमी पर हम आलोचना कर पा रहे हैं, बुराई कर पा रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े हो पा रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा कर पा रहे हैं, तो समझिए ऐसी सरकार को बोलते हैं सीमित सरकार। और सीमित सरकार की शक्तियां सीमित होती हैं, असीमित नहीं। जो भी सरकार संविधान के अनुसार कार्य करेगी वो सीमित तरीके से ही काम करेगी। तो ऐसी सरकार को सीमित सरकार या हम संवैधानिक सरकार भी कहते हैं। सीमित सरकार का ही नाम है संवैधानिक सरकार, क्योंकि संविधान के अनुसार कार्य कर रहा है सरकार, तो उसको जाएगा संवैधानिक सरकार। अगर ऐसे कोई सरकार है केंद्र या राज्य में जो संविधान को आधार नहीं बना रहे हैं, मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी सरकार को बोलते हैं असंवैधानिक सरकार, असीमित सरकार बोल सकते हैं, ठीक है। लोकतंत्र का सबसे मजबूत लक्षण यह है। दूसरा लक्षण यह है कि निर्वाचन, लोकतंत्र में निर्वाचन होना जरूरी है। तीसरी चीज क्या है? वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार मतलब मत देने का अधिकार होना चाहिए लोगों के पास, ठीक है। चौथी चीज क्या है? कानून का शासन। कानून का शासन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विधि का शासन क्या है, या प्रोफेसर डायसी के द्वारा बताया गया कि कानून का शासन क्या होता है। प्रोफेसर डायसी हैं, ये भी पॉलिटिकल थिंकर हैं, इन्होंने बताया कि विधि का शासन क्या होता है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है। कई बार सवाल ये भी पूछा गया है कि रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत कौन दिया, मतलब रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन क्या है, किसने परिभाषित किया। तो प्रोफेसर डायसी, इसको लिख लीजिएगा। और विधि का शासन क्या है? हमारे यहाँ शासन चलाने के लिए जो कानून बना दिए गए हैं उसी कानून के अनुसार शासन करे, करने वाला कोई भी हो, लेकिन करेगा वैसे ही जैसे संविधान में, जैसे कानून में लिखा गया है। अगर संविधान और कानून को आधार बनाते हुए शासन हो रहा है तो समझिए ऐसे शासन को बोलते हैं विधि का शासन। और अगर पद पर बैठने वाला व्यक्ति अपने माइंडसेट से काम कर रहा है, संविधान को नहीं समझ रहा है, तो फिर उसको विधि का शासन नहीं बोलते हैं। और लोकतंत्र में विधि का शासन होना जरूरी है भैया। दूसरी बात, व्यक्ति की इच्छा।
व्यक्ति की इच्छा, ये होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति की इच्छा भी होना जरूरी है। लोकतंत्र में ये बहुत जरूरी होता है, व्यक्ति की इच्छा का होना जरूरी होता है। तो ये 4-5 जो मैंने बताया कि लोकतंत्र के विशेषताएं हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये सब तो समझ में आ गया। लोकतंत्र बता ही दिए, गणतंत्र बता ही देते कि गणतंत्र में वंशानुगत शासन नहीं होता है, और यह शब्द फ्रांस से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, गणतंत्र वंशानुगत शासन के विरोधी होता है, यहाँ पर भी चुनाव होना जरूरी होता है। पंथ निरपेक्षता बताए थे कि यहाँ पर राज्य का कोई शासन, राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। राज्य तटस्थ भाव से न्यूट्रलिटी के सिद्धांत पर काम करता है। राज्य मतलब न्यूट्रल होकर के काम करेगा। जब सरकारें न्यूट्रल हो जाए कि धर्म के मामले में हमें इंटरफेयर करना ही नहीं है, कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म के आवाज से पूजा अर्चना करे, उसका श्रद्धा रखे, कुछ भी करे, ईद मनाए, होली मनाए, ना मनाए, वो उसका मैटर है, व्यक्ति का मैटर है। सरकार धार्मिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करती है। सरकार का कोई धर्म नहीं है, सरकार न्यूट्रल रहता है कि ना वो किसी को मोटिवेट करेंगे ना किसी को रोकेंगे। तो समाज, इसका मतलब पंथ निरपेक्षता होता है। अखंडता का मतलब देखिए, अखंडता भैया एक जो है, अखंडता एकता दो अलग अलग चीजें हैं। एकता एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा, जबकि अखंडता एक भौगोलिक विचारधारा है। एकता का मतलब होता है मानो जब विचारधारा से अपने साथ साथ कुछ और लोगों को भी जोड़े रहता है, उसको बोलते हैं एकता। लेकिन अखंडता एक भौगोलिक विचारधारा है, मतलब भारत के सभी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। इस विचारधारा को बोलते हैं अखंडता। तो भारत के जितने भी राज्य हैं वो भारत संघ में ऐसे शामिल हैं कि वो अटूट हैं, उनका रिश्ता अटूट है, कभी वो अलग नहीं हो सकते हैं। कोई भी राज्य चाह करके भी भारत संघ से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए भैया। इसके बाद समाजवाद। समाजवाद जो है बताया गया था कि इसको संविधान संशोधन के द्वारा ही ऐड किया गया। समाजवाद का मतलब होता है संसाधनों का समान वितरण, और डीसी नकारावाद में बताया गया 1982 का एक वाद है डीसी नकारावाद। इसमें तय किया गया कि जो भारत में समाजवाद दिया गया है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब ये होता है कि संसाधनों का उचित और समान वितरण, मतलब सरकार की योजना, अगर योजना ला रही है जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो जो जो पात्र लोग होंगे सबको उस योजना का लाभ मिलेगा। अच्छा नहीं कि उसमें भेदभाव होगा, अगर भेदभाव हो रहा है तो समझिए समाजवाद नहीं है। योग्यता रहने के बाद भी अगर किसी व्यक्ति को लाभ नहीं मिल रहा है या जाति प्रथा धर्म मजहब देख के लाभ दिया जा रहा है तो समझिए समाजवाद नहीं है। लेकिन भारत में समाजवाद है। ठीक है, अगर आप योग्य रहते हैं तो आपको योजना का लाभ मिलता है। ठीक है, तो ये रही चीजें। और दूसरी चीज, संविधान की जो है शक्ति का स्रोत कौन है? संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है बता दिए थे पहले ही, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, तो भारत के अर्थात भारत की जनता शक्ति का स्रोत है। तो आशा करते हैं तो समझ में आया होगा। आगे चीजें कंटिन्यू करते हैं, आगे को चीजों को। अब हम समझेंगे कि इस प्रस्तावना में संशोधन संबंधी क्या प्रावधान है, क्या संशोधन हो सकता है। देखिए भैया, अगर हम प्रस्तावना में संशोधन करने की बात करें, संशोधन करने की, तो एक वाद आया था बेरुबारी वाद 1960। इस वाद में तो कह दिया गया था कि प्रस्तावना में संशोधन होगा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस समय तब सुप्रीम कोर्ट यह मान रही थी कि प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है, और अगर संशोधन तो उसी में होगा जब प्रस्तावना के किसी भाग या अनुसूची या अनुच्छेद में होगा। लेकिन प्रस्तावना किसी न भाग में है, न अनुसूची में है, न फिर अनुच्छेद में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इस वजह से प्रस्तावना संशोधनीय नहीं है, इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। लेकिन फिर एक दूसरा वाद आया, इसका नाम है केशवानंद भारतीवाद। ये बहुत प्रचलित वाद है, इसको ध्यान रखिएगा। केशवानंद भारतीवाद 1973। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट पलट दिया, अपना निर्णय पलट दिया। कहा कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग मतलब जो अलग ही ना हो पाए, भले ये किसी अनुच्छेद अनुसूची भाग में नहीं है, फिर भी प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, इसलिए प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। तो इस वाद में निर्णय पलट दिया, कहा कि संशोधन हो सकता है, संशोधन हो सकता है, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि मूल ढांचा डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ये भैया मूल ढांचा क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है?
मूल ढांचा क्या होता है? देखिए, हमारे संविधान में पहले ये सब नहीं क्लियर था कि मूल ढांचा क्या होता है। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1973 में, इसी बात में क्लियर किया कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे संवेदनशील प्रावधान है जिसको कभी भी किसी भी पार्टी की सरकार, पार्लियामेंट बदल नहीं सकती है। कितना भी बहुमत हो, लेकिन ऐसी ऐसी कुछ चीजों को सरकार कभी बदल नहीं पाएगी। वो मूल ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। जैसे तुम्हारा घर है, जो तुम्हारे घर की नींव है वो समझिए मूल ढांचा है। नींव नहीं चेंज करोगे भविष्य में, आगे ऊपर आप चेंज कराते रहो, मॉडिफिकेशन कराते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो संविधान में संशोधन कर सकते हैं हम लोग, संसद कर सकती है संशोधन, लेकिन जो जो तत्व मूल ढांचे के अंतर्गत मान लिए गए हैं उसमें संशोधन संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता है। और मूल ढांचा, कौन कौन से तत्व मूल ढांचा है, ये किस वाद में स्पष्ट किया गया? केशव भारती वाद में स्पष्ट किया गया। और मूल ढांचे का सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 से लागू हुआ। ये सब पूछा जाता है किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे सिद्धांत दिया? केशव भारती वाद में मूल ढांचे सिद्धांत दिया है और कहा कि संशोधन हो सकता है प्रस्तावना में, लेकिन मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। मूल ढांचे वाली चीज नहीं बदली जाएगी, बाकी चीजों को बदल सकते हैं। तो मूल ढांचे का सिद्धांत इसी में दिया। मूल ढांचा क्या है? जो बताया संविधान की प्रकृति ना, लोकतंत्र होगा, समाजवाद होगा, पंचनिरपेक्षता होगी, अखंडता होगा, गणतंत्र होगा, समानता। मूल ढांचा क्या क्या है? कुछ चीजें बता दे रहे हैं, जैसे कि समानता, जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, गणतंत्र, समाजवाद। तो यह सब मूल ढांचा है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें मूल ढांचा है, लेकिन बस इतना बता दे रहे हैं। तो इस मूल ढांचे के सिद्धांत को लागू किया गया 24 अप्रैल 1973 को, और कह दिया गया संशोधन कर सकते हैं आप, लेकिन ये सब ऐसे बड़े बड़ी चीजों को मत टच करिएगा, ये कभी बदल ही नहीं सकता है। और जब कहा गया संशोधन कर सकते हैं तो संशोधन किया भी गया। पहली बार प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में कुछ बदलाव किए गए, और प्रस्तावना में पहली बार और अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है। पहली बार कुछ शब्द जोड़े गए। क्या क्या शब्द जोड़ा गया? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल संविधान के प्रस्तावना में नहीं था? तो ये 3 शब्द मूल संविधान, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो था ही नहीं। संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 42वां संशोधन, ध्यान रखिएगा, 1976 में 3 शब्दों को ऐड किया गया। इसका सबका मतलब बता ही चुके हैं आप सभी को, तो इसको ऐड कर दिया गया। अभी तक तब से संशोधन नहीं हुआ है, एक बार ही संशोधन हुआ है। और ये कुछ 2 वाद तो बहुत सारे संबंधित हैं प्रस्तावना से, लेकिन 2 वाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और इसको मूल ढांचे के लिए भी इस वाद को ध्यान रखिएगा, केशवानंद भारती वाद को। मूल ढांचे सिद्धांत इसी में आया और इसी में इसको लागू किया गया 24 अप्रैल 1973 को। 73 में ये सब हो गया, फिर 76 में संशोधन हुआ। तो चलिए कुछ आगे बची हुई चीजों को देखते हैं। ठीक है, देखिए भैया, अब हम कुछ सोर्स देख लेते हैं, स्रोत, जैसे कि प्रस्तावना ही कहां से लिया गया है? तो प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से। अगर इसकी भाषा की बात करें, प्रस्तावना की भाषा, तो ऑस्ट्रेलिया से। अगर हम बात करें कि स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये जो तीन चीजें हैं, ये लिया गया है फ्रांस से। और जो 3 प्रकार के न्याय हैं, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये लिया गया है रूस से, ये रसिया से लिया गया। इतना ये बात ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना अमेरिका से, भाषा ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, 2 प्रकार की, यहाँ 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समता है, 1 प्रकार की बंधुता है। ये लिया गया है फ्रांस से। ठीक है, और 3 प्रकार का न्याय है रूस से लिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे।
प्रस्तावना से संबंधित जो विचारधारा है लोगों की, कुछ स्टेटमेंट है। अलग अलग लोगों ने प्रस्तावना को अलग अलग बातें बोली हुई हैं कि प्रस्तावना क्या है। जैसे कि अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर अम्बेडकर जी, इन्होंने कहा हुआ है कि पवित्र दस्तावेज है, प्रस्तावना पवित्र दस्तावेज है। ठीक है। N.A. पालकीवाला, इन्होंने कहा हुआ है जो प्रस्तावना है परिचय पत्र है, संविधान का परिचय पत्र है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, संविधान का परिचय पत्र है। आह्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, आह्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, इन्होंने कहा हुआ प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। मतलब प्रस्तावना में वो सपने देखे गए हैं जो लंबे समय में पूरे होंगे, धीरे धीरे पूरे होंगे, अचानक से नहीं पूरे हो जाएगा वो सब। दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है। अगली चीज, अगला कौन बोला है? के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी बोले हुए हैं कि ये जो है जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली है, प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। और एक और है डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव, ये बोले हुए हैं प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। इसको कंफ्यूज मत करिएगा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये अम्बेडकर जी नहीं बोले हुए हैं। कुछ लोग अम्बेडकर जी लगा देते हैं ऑप्शन में होता है तो। अम्बेडकर जी संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 32 को बोला हुआ है संविधान की आत्मा। तो ये स्टेटमेंट जो है अलग अलग लोगों ने जो दिया हुआ प्रस्तावना के संदर्भ में, इसको एकदम बढ़िया से रख लीजिएगा। मूल ढांचे सिद्धांत कब लागू हुआ, आपको डेट याद होना चाहिए, 24 अप्रैल 1973। किस वाद में मूल ढांचे सिद्धांत स्पष्ट किया गया? केशव भारतीवाद। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? केशव भारतीवाद। ठीक है। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? अभी तक एक बार हुआ है। कौन कौन सब जोड़े गए थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। तो जितने भी चीजें थी प्रस्तावना से संबंधित सारी महत्वपूर्ण चीजों को हम कवर कर दिए हुए हैं। तो आज बस इतना ही। आशा करते हैं आप सभी को समझ में चीजें आ रही होंगी। अगर कोई आपको समझ में, अगर कोई भी चीज समझ में आए कि हाँ यह संशोधन करने लायक है, तो आप कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव पर हम अमल करेंगे। तो चलिए फिर कल मिलते हैं दूसरे वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट पार्ट आपका जो है दूसरे किसी टॉपिक पर आधारित होगा। ठीक है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।